हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। कि जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में नैनो टेक्नोलॉजी के फर्स्ट पार्ट को देखा था, आज मैं सेकंड पार्ट के साथ उपस्थित हुई हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फर्स्ट पार्ट नैनो टेक्नोलॉजी का पसंद आया, तो मैं कोशिश कर रही हूं कि आप लोगों को सेकंड भी पसंद आए। तो इसी तरह से हम लोग चलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में और चीज़ें क्या हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता दें कि नैनो टेक्नोलॉजी जो होता है वो काफ़ी सूक्ष्म, नैनो का मतलब होता है सूक्ष्म और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक, यानी कि ऐसा तकनीकी जो बहुत छोटा हो। तो आइए हम लोग जानते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ पे देखिए आप लोग नैनो टेक्नोलॉजी स्केल के अनुसार, स्केल का अनुसार मतलब कि ये स्केल पैमाने पे जब नापने वाला स्केल होता है उसका पैमाना क्या होता है इस नैनो टेक्नोलॉजी में। तो आइए देखते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी बराबर एक मीटर के 12वें भाग के, अर्थात 1 नैनोमीटर बराबर 10⁹ मीटर होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। हर एग्ज़ाम में टेंथ से लगाए ये नेट तक के परीक्षा में ये पूछा जाता है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁹ मीटर होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। टीएटी के पेपर में भी आता है, सीटेट के पेपर में भी आता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपके हाई स्कूल, इंटर, ये सारी जगह ये चीज़ें पूछी जाती हैं। लगभग 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁹ मीटर होता है। तो आइए आगे चलते हैं। समाचार पत्र के एक पृष्ठ की मोटाई लगभग 1 लाख नैनोमीटर के बराबर होती। एक पृष्ठ मतलब क्या होता है, एक पन्ना। एक पन्ना जो होता है, आप न्यूज़पेपर का देखते ही हैं कितना पतला होता है, तो आप समझ सकते हैं नैनोमीटर कितना छोटा है। तो 1 लाख नैनोमीटर के बराबर होती है उसकी एक पृष्ठ की, एक पन्ने की मोटाई। तो आइए आगे चलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। कुछ नैनो टेक्नोलॉजी के इतिहास के बारे में जानते हैं। 1959 में अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी की बैठक में, अमेरिका में एक फिजिकल सोसाइटी थी, उस बैठक में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री यानी कि भौतिक शास्त्र के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने रिचर्ड फीनमैन, उनका नाम क्या था, रिचर्ड फीनमैन ने देयर इज फैल्टी ऑफ रूम एट बॉटम शीर्षक में एक व्याख्यान दिया। यानी कि जो शीर्षक था इनका, वो शीर्षक था यानी विषय वस्तु जो कह सकते हैं, एक शीर्षक जो था देयर इज प्लेटी ऑफ रूम एट बॉटम नाम का एक शीर्षक था, जिसमें इनको व्याख्यान देना था। इन्होंने व्याख्यान में दिया जिसमें इन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में समझाया जिससे आने वाले समय में प्रत्येक अणु परमाणु का नियंत्रण एवं अनुप्रयोग संभव हो सके। इन्होंने एक व्याख्यान दिया कि एक छोटी से छोटी प्रक्रिया ऐसी शुरू की जाए जिसमें जो है अणु एवं परमाणु का नियंत्रण एवं प्रयोग संभव हो सके, जिससे हम लोग नए नए आविष्कार कर सकें और छोटे छोटे उद्योग धंधे शुरू किए जा सकें। तो आइए हम लोग फिनमैन के अनुसार, इस फिनमैन ये क्या कहते हैं इनको भी जान लेते हैं। फिनमैन के अनुसार इस व्याख्या को टेक्नोलॉजी तथा नैनो साइंस का प्रारंभ माना जाता है। जब इन्होंने, फिनमैन ने ये व्याख्या दिया, तभी से नैनो टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, प्रारंभ माना जाता है, यानी कि नैनो साइंस का प्रारंभ माना जाता है। कि ये फिनमैन के दिमाग में आया ऐसी चीज़ें कि नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी विकसित हो सकती है, जिससे किसी भी काम को आसान बनाया जा सकता है, सरल बनाया जा सकता है और सुलभ बनाया जा सकता है। आइए आगे चलते हैं। फिनमैन ने कहा था, फिनमैन का जो कहना था, मैं एक साथ बिलियन छोटे कारखाने स्थापित करना चाहता हूँ। उनका ये भी मत था, जब इन्होंने ये व्याख्यान दिया और नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का शुरुआत हुआ, इनके दिमाग में ये चीज़ें आई कि नैनो टेक्नोलॉजी हम शुरू करते। इन्होंने हजारों मिलें जो हैं, हजारों कारखाने एक साथ स्थापित करना चाहा। यानी कि ये कोई बड़ा कारखाना स्थापित नहीं करना चाहते थे, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से छोटे छोटे कारखाने, कई कारखाने स्थापित करना चाहते थे, जिसमें सुख सुविधाएं उपलब्ध हों और सारी चीज़ें ये आराम से हो सके उसमें। आइए आगे चलते हैं। लगभग 10 दशक बाद, यानी कि 10 सालों के बाद इन्होंने क्या हुआ, वहाँ के जापान के वैज्ञानिक नोरियो तानीगुची ने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द
प्रस्तुत किया। इन्होंने पुष्टि किया कि नैनो टेक्नोलॉजी यही शब्द हो सकता है जो छोटे से छोटे पार्ट में विभाजित हो जाए। जो छोटी टेक्नोलॉजी हो उसको क्या कहते हैं, नैनो कहते हैं। इन्होंने किसने प्रस्तुत किया उसको, नोरियो तानीगुची ने। इसको आप लोग याद करिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। जापान में नैनो टेक्नोलॉजी का शब्द प्रस्तुत किसने किया, नोरियो तानीगुची ने। आइए आगे चलते हैं 1981 में। 1981 में स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप के बाद ये सारी चीज़ों का आविष्कार 1981 में हो गया था। इसके बाद अनेक परमाणु को देख पाना संभव हो पाए, यानी कि इसके बाद लोगों के मन में और भी जिज्ञासाएं उत्पन्न होने लगी और नैनो का विकास करने का लोगों सोचने लगे। तो आइए आगे चलते हैं। और आधुनिक टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, यानी कि नए नए खोज हुए और नए नए नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ और नैनो टेक्नोलॉजी में एक क्रांति सी आ गई। समझिए, सूक्ष्मदर्शी के विकास के बाद नैनो टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण सहायता मिली। यानी कि सूक्ष्मदर्शी का जब विकास हुआ, सूक्ष्मदर्शी से हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटी चीज़ों को देख सकते हैं जो अपने हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसका स्ट्रक्चर उसको हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं और ये छोटे छोटे जीव को भी दिखा सकती है और रेशे, टेक्सटाइल में रेशे के स्ट्रक्चर को भी बता सकती है ये सूक्ष्मदर्शी। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप से स्केल पर कणों को नियंत्रित करना एवं विनिर्मित करना संभव हुआ। यानी कि स्कैन और टनलिंग माइक्रोस्कोप से जो हुआ वो कणों को नियंत्रित किया जा सकता था और पुनः निर्माण भी किया जा सकता था। आइए आगे चलते हैं। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप निर्माण होने के बाद सूक्ष्म कणों की तरह का यांत्रिक अनुभव करने की सुविधा प्राप्त हुई। यानी कि जब एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का निर्माण हुआ तो क्या हुआ, छोटे छोटे कणों का भी अनुभव किया जाने लगा कि छोटे छोटे कण हैं जो हम लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो हमारे वातावरण में विद्यमान रहते हैं और सभी वस्तुओं में विद्यमान रहते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये देखना कैसे संभव हुआ, माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। माइक्रोस्कोप का पूरा लाभ उठाने के लिए नैनो उपकरण, नैनो पदार्थ, नैनो डिजाइन की आवश्यकता होती है। यानी कि जब हम नैनो टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं कोई छोटा चीज़ हमने बना दिया तो वो हमारे उपयोगी होगी, बल्कि हमें नैनो उपकरण, वहाँ पे छोटे उपकरण का प्रयोग करना होगा। छोटी चीज़ों को बना रहे हैं हम लोग तो छोटे उपकरण का भी प्रयोग करना होगा। नैनो पदार्थ, यानी कि उस चीज़ में नैनो छोटे पदार्थ का भी प्रयोग करना पड़ेगा। नैनो डिजाइन के बिना नैनो उपकरण और नैनो पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर डिजाइन ही नहीं रहेगा तो किसी चीज़ का हम लोग आविष्कार नहीं कर सकते हैं। पहले हमें क्या होता है, नैनो डिजाइन करना आवश्यक होता है, फिर नैनो उपकरण, फिर नैनो पदार्थ। ये सारी चीज़ें क्या है, नैनो उपकरण में हम लोग को काफ़ी लाभकारी होती हैं और नैनो से काफ़ी विश्व में, देश में कहें या पूरे विश्व में काफ़ी सुविधा हुई है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में महत्वपूर्ण घटक, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी जो क्या कहता है वो महत्वपूर्ण है। नैनो टेक्नोलॉजी के क्या रूल हैं उसको आइए देख लेते हैं। प्रत्येक परमाणु को सही स्थान पर रखा जाए, यानी कि जो परमाणु हैं जिनसे हम लोग आविष्कार कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी का, उसको सही यथा स्थान पर रखा जाए, नहीं तो वो नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार संभव नहीं है। भौतिक शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि व्याख्या और अनुप्रयोग सही से हो सके। यानी कि भौतिक शास्त्री जब किसी भी नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार हम लोग कर रहे होते हैं तो पहले हमें क्या करना होता है, पहले संरचना का निर्माण करना होता है, तभी हम लोग कोई व्याख्या कर सकते हैं और निर्णय लिख सकते हैं और उसके अनुसार हम लोग नैनो पदार्थ प्रयोग कर सकते हैं, नैनो उपकरण प्रयोग कर सकते हैं, नैनो डिजाइन का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग तीसरा देखते हैं। किसी भी वस्तु के निर्माण में लागत प्रयुक्त पदार्थ एवं ऊर्जा से अधिक ना हो। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जब हमारा नैनो टेक्नोलॉजी है तो नैनो है, छोटा है, तो उसकी लागत इतना ज़्यादा ना हो कि नैनो का कोई महत्व ही ना रह जाए, छोटे होने का कोई महत्व नहीं रह जाए। लागत अगर अधिक हो जाएगा तो वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी बड़ी चीज़ों की तरह। तो इसीलिए आप लोग को ये ध्यान रखना होता है
वैज्ञानिक लोग को कि नैनो टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो नैनो के अनुसार, जो जितनी बड़ी वस्तु है, छोटी वस्तु हो, उसी के अनुसार ऊर्जा भी रहे, उसी के अनुसार लागत भी रहे, ताकि नैनो टेक्नोलॉजी की संज्ञा में उसे रखा जा सके। आइए आगे चलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की विशेषताएं। नैनो टेक्नोलॉजी की विशेषताएं क्या होती हैं? जब नैनो टेक्नोलॉजी हमारे विश्व में क्रांति ला दिया है, नए नए आविष्कार कर रहा है, किसी भी कार्य को सुलभ बना दिया है, तो जाहिर सी बात है उसकी विशेषताएं होंगी बहुत। तो आइए हम लोग जानते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा चिकित्सा उपकरणों व सेंसर का निर्माण होने से सैन्य क्षेत्र सहित सामान्य लोगों को भी सहायता पहुंचाई जा सकती है। यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो चिकित्सा उपकरण बहुत सारे उपकरण ऐसे आए हैं, जांच मशीनें आई हैं और सारी चीज़ें आई हैं जो लोगों का, बड़े लोगों का सुरक्षा करती ही हैं। सेंसर का निर्माण सैन्य क्षेत्र में, यानी कि सैनिकों की सुरक्षा करती हैं, पूरे विश्व के लोगों की सुरक्षा करती है। इसी के साथ साथ इन उपकरणों का आविष्कार होने से या सेंसर का निर्माण होने से सामान्य लोग, यानी सामान्य वर्ग के लोगों को भी इससे सहायता पहुंच सकती है या उनको भी सुविधा इससे प्राप्त हो सकती है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा पानी की सफाई करने के लिए रासायनिक पदार्थ का निर्माण संभव हो सका है। यानी कि पानी जो होता है वो काफ़ी गंदा होता है, कहीं कहीं पानी आसानी से नहीं मिल पाता है, और पानी में जो होते हैं कीटाणु वो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, तो उनको क्या विसंक्रमित करने के लिए रासायनिक पदार्थ का उपयोग करना पड़ता है या उपकरण का उपयोग करना पड़ता है पानी की शुद्धता नापने के लिए। ये किससे संभव हो पाया? नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही। अगर नैनो टेक्नोलॉजी नहीं होती तो पानी का सफाई नहीं हो सकता था और उसकी जांच भी नहीं हो सकती थी कि कितने लेवल तक पानी में शुद्धता है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। हथियार से त्वचा का रक्षा करने वाले वस्त्र का ग्राफीन के प्रयोग वाले इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ट्रांजिस्टर आदि का निर्माण में। यानी कि जब हथियार, जो बंदूक वगैरह चलती हैं तो कुछ ऐसे सुरक्षा कवच आते हैं, ऐसे सुरक्षा कवच बने होते हैं जो उस वार को रोकने का कार्य करते हैं। ये किसके द्वारा संभव हो पाया? नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो पाया। जैसे जो बॉर्डर पे, सीमा पे सैनिक तैनात रहते हैं वो इसी सुरक्षा कवच को पहन के तैनात रहते हैं। और आइए हम लोग आगे चलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग संभव हो सकता है, यानी कि ट्रांजिस्टर के निर्माण में नैनो टेक्नोलॉजी, ट्रांजिस्टर जो है बड़े पैमाने से छोटे पैमाने तक आ गया, तो यानी कि छोटी चीज़ों में भी ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा नैनो टेक्नोलॉजी के निर्माण के द्वारा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में नैनो का प्रयोग। ऊर्जा के क्षेत्र में नैनो का प्रयोग कैसे करते हैं? नैनो आधारित ईंधन सेल, नैनो ट्यूब वाले फ्लाई व्हील के निर्माण के साथ साथ सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करने की खिड़कियां, कंप्यूटर, कैमरा इत्यादि। ये क्या होता है? ऊर्जा के क्षेत्र में नैनो का प्रयोग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती हैं उसमें नैनो का प्रयोग कैसे होता है? नैनो चीज़ें, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आ गई हैं, वो नैनो उपकरण के द्वारा ही संभव हो पाई हैं। और जैसा कि आप हर चीज़ें नैनो हो गई हैं इस समय, आधुनिक समय में हर चीज़ लोग नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि छोटी चीज़, बड़ी चीज़ों को ले आने में काफ़ी कठिनता होती है और नैनो उपकरण को ले आने में काफ़ी सुविधा होती है। तो सुविधाजनक चीज़ें हर कोई पसंद करता है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। खाद्य पदार्थ के निर्माण में टेक्नोलॉजी का उपयोग। खाद्य संरक्षण, सुरक्षा और डिब्बाबंदी के सभी चरणों में टेक्नोलॉजी का वर्तमान समय में मांग बढ़ता जा रहा है। यानी कि खाद्य संरक्षण का माध्यम, जो खाद्य संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे बेमौसम उपलब्ध होते हैं। इस समय, आधुनिक समय में लोगों को हर समय 12 मौसम में हर प्रत्येक मौसम की चीज़ों को खाने का शौक चढ़ा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? खाद्य संरक्षण करते हैं। खाद्य संरक्षण के माध्यम से हम लोगों को बेमौसम चीज़ें भी उपलब्ध हो जाती हैं, खाद्य संरक्षण के माध्यम से और डिब्बाबंदी के माध्यम से। ये टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। फूड, खाद्य पदार्थ में इससे क्या होता है? सुविधाएं अच्छे से मिल जाती हैं, सुलभता से मिल जाती हैं और चीज़ें सुरक्षित मिल जाती हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। कृषि क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग। नैनो सेलुलोज एवं नैनो उर्वरक आदि का निर्माण कर कृषि उत्पादन में क्रांति लाई जा सकती है। यानी कि नैनो सेलुलोज और नैनो उर्वरक का मतलब क्या होता है? नैनो खाद
खाद का इस समय पहले उतनी क्रांति नहीं आई थी। पहले इतने अच्छे अच्छे खाद नहीं हुआ करते थे, तो खेतों में इतनी उपज भी नहीं हुआ करती थी। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उर्वरक भी अच्छे होने लगे, तो यहाँ पे कृषि उत्पादन में भी क्रांति आ गई है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। पोषक पदार्थों में ग्राहक क्षमता व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले नैनो प्रोजेक्ट्स किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। यानी कि पोषक पदार्थों में ग्राहक क्षमता, यानी कि जो पोषक पदार्थ होते हैं उसको बढ़ाने में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले नैनो प्रोडक्ट्स जो हैं किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। बहुत सारे नैनो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो किसानों के जो उपज होती है, कृषि उपज होती है, उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इसी के साथ हम आज की ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। ये वीडियो मैंने किसी के फरमाइश पे बनाया है, उम्मीद है कि उनको ये वीडियो पसंद आएगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ आप सभी को। नमस्कार, मिलती हूँ अगले वीडियो।